तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार अर्जिन कॉन्टिनेंट के चैप्टर नंबर 232 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो पिछले एपिसोड में आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, तो देखो मैं कैरेक्टर्स को फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जो गॉड किंग जोंगफू होता है वो वही ग्रे रॉब वाला बंदा होता है। साथ में जो वुमेन होती है जो कि पर्पल रॉब में होती है वो अलग होती है, और लू फेंग वो भी अलग बंदा होता है। मतलब 3 बंदे होते हैं। जहाँ पे शायद मैंने पिछली एपिसोड्स में गॉड किंग जोंगफू को वो लेडीज समझा दिया होगा, उसके लिए माफ़ करना। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गॉड किंग जोंगफू उस वुमेन्स और लू फेंग की तरफ देखने लगता है। उसे भी महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत चल रहा है, क्योंकि अधिक के मर्तबा गॉड किंग जोंगफू की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो चुकी थी। वहाँ पे वो दोनों एंचेस्टर भी इसके बारे में जान चुके थे, लू फेंग और ये वुमेन तो इसके बारे में जान तो चुके ही होते हैं, लेकिन अभी भी उस बंदे को सामने वाले दोनों बंदे की आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं होता कि आखिरकार सामने जो दोनों बंदे हैं वो है क्या। क्योंकि यहाँ पे उन सब की जितनी भी टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की होती हैं, जैसे कि वुमेन्स ने अपने एक इनविजिबल फोर्स को यूज़ किया होता है, उससे भी वो नहीं समझ में आ रहा था कि ये कौन हो सकती है। और साथ में लू फेंग ने अपने गोल्डन लाइट को यूज़ किया था अपने आंखों से छोड़कर, उससे भी उसे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर लू फेंग ने पहली दफ़ा इस मूव को चला होता है, जिसके कारण कोई भी उसके आइडेंटिटी के बारे में अंदाज़ा लगा ही नहीं पा रहा होता है। और कहीं ना कहीं गॉड किंग जोंगफू को एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि एनिमीज़ की पावर्स के बारे में हमें पता ही नहीं होगा तो आखिरकार हमसे फाइट कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गॉड किंग जोंगफू काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था अर्जिन कॉन्टिनेंट में जो कि उसे मार सके। और वो कहता है मैं किसी भी कीमत पे इस 1000 ड्रीम फ्रूट्स को लेकर ही रहूँगा। अब इस 1000 ड्रीम फ्रूट्स को लेने के बाद वो आराम से अपने लिए एक अल्टीमेट 12 प्योर सोर्स ब्लड लाइन मतलब ह्यूनियन ब्लड लाइन्स को एक्सचेंज करा सकता था और अपने आप को पावरफुल बना सकता था। और बताया जाता है कि उसकी स्टेटस ऑलरेडी अर्जिन कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा हाई थी। नेचुरली वो साथ में 3 एलियन रेसेस के साथ डील कर रहा था, और उसे बाकी बंदों मतलब जितने भी खतरे उन सब के चीज़ के बारे में अच्छे से अवेयरनेस हो रखी थी जो अर्जिन कॉन्टिनेंट में चल रही होती है। उसे सोर्स वर्ल्ड और साथ में फाइनल फेज के बारे में भी पता होता है कि कैसे ये भी सोर्स वर्ल्ड अपने फाइनल फेज में इंटर कर रही, मतलब एक ना एक समय आकर अर्जिन कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रॉय होने वाली, लेकिन इसमें भी बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगने वाला है। और यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्शन ऑक्यूर होगा तो उससे बचने के लिए आपको कम से कम ग्रेट डाव या फिर अल्टीमेट 12 लाइफ फॉर्म्स तक कल्टीवेट करके रखना होगा, तभी आप उस डिस्ट्रक्शन को वेट स्टैंड कर सकते हैं, वरना जाओ मारे जाओ तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। और बताया जाता है कि काफी लंबे अरसे से उसने यहाँ पे अपने आप को ग्रेट डाव में कंप्रीहेंड करने की कोशिश की तो थी, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो पाया था। इसलिए अपने से उसने बैकअप प्लान्स को भी बनाने की सोची, जो कि उसका ह्यूनियन ब्लड लाइन होती है, ताकि वो उसे कल्टीवेट करके अपने आप को अल्टीमेट लेवल्स ऑफ पाइनिकल बॉडी तक ले आ सके, ताकि वो डिस्ट्रक्शन फेज तक आने तक खुद को सर्वाइव कर सके। और इसकी लेवल ऑफ एक्यूमुलेशंस भी आसानी से अल्टीमेट लेवल्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स तक ले जा सकती है और अपने आप को उस लेवल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। जिसके साथ बताया जाता है कि लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही मसला था, मतलब वो अपने आप को कल्टीवेट तो करा सकता था, लेकिन उसके लिए उसके प्राइमोरियल ब्लड लाइन की ज़रूरत थी, जो कि सिर्फ एंचेस्टर लेवल्स के बंदे ही रिफाइन कर सकते थे, जो कि बहुत ही महंगी थी और डिमांड में भी बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब बहुत डिमांड थी, इसलिए उसकी प्राइस इतनी महंगी थी। लेकिन हमें उस वुमेन को भी दिखाया जाता है जो कि उन दोनों बंदों की तरफ देख कर कहती है कि ये ड्रीम फ्रूट मेरा हुआ। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने स्टूडेंट पे, क्योंकि अगर उसकी बात कर लाइफ फॉर्म्स और रियल्म्स की तो वो दोनों से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे थे, लू फेंग से भी और उस जोंगफू गॉड किंग से भी ऊपर होती है। और यहाँ पे वो कहती है अगर मैं इन दोनों से हार जाऊंगी तो मेरे लिए तो ये मजाक जैसा बन जाएगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो भी यही सोचा होता है और कहता है ये मैं पहली दफ़ा है जबकि मैं इस लेवल्स के बंदों के साथ क्लास करने वाला हूँ। डीजू फैंग और डीवू बिना अपने गॉड किंग लेवल्स 12 के बिना ही वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते, तो उनके साथ लड़ना लू फेंग के लिए आम सी बात हो जाती है, आसानी से वो लड़ सकता था अगर वो लोग अकेले भी होते थे। लेकिन बात करें तो इन सब बंदों की बात ही अलग होती है। लू फेंग इन सब के अंदर से निकलने वाली पावर्स को फील कर पा रहा होता है। और ये भी तो आपको पता होता ही है कि कैसे एम्प्रेस और मोनार्सिस के पास
क्लोन्स होते हैं और कुछ के पास क्लोन्स नहीं होते हैं, और इसी कारण यहाँ पे बंदे ड्रीम रियल में आया भी नहीं करते हैं। अब जिनकी सिर्फ एक ट्रू बॉडी होती है वो बाहर की दुनिया में ही घूमा करते हैं, क्योंकि उनके पास गॉड किंग लेवल्स के बियॉन्ड के ऊपर के भी ट्रेजर्स होते हैं, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी पावर उस वक्त इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी वर्ल्ड सॉवरेन या फिर वर्ल्ड बेस्ड को टक्कर दे सकते हैं, मतलब वर्ल्ड बेस्ड जो कि अल्टीमेट लेवल्स तक गए होंगे उनसे फाइट कर सकते हैं। और अगर बात करें वो अपने सिटीज में रहे, जैसे लू फेंग ह्यूआंग सिटी में रहा, तो उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें उन सब के सारे एक्सटर्नल आइटम्स, सारे आर्मर्स या फिर ट्वेल्स को निकाल दिया जाए तो उनकी पावर आधी से भी कम हो जाती है। मतलब देख रहे हो ये सारे बंदी कितना ज़्यादा इनसाइड ट्वेल्स पे रिलाई किया करते हैं। ये भी हमें बताया जाता है गॉड किंग जॉनफू के बारे में कि असल में उनकी जो पावर्स थी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, और बिना मतलब वो एक्सपर्ट था, और बिना किसी ट्वेल्स के बाद भी उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, और लू फेंग यहाँ पे जरा सा भी लापरवाही नहीं कर सकता था। अब तीनों बंदे अलग अलग सोच रहे होते, सबके ख्याल ही सेम होते, लेकिन सब लोग यही सोच रहे होते, और सडनली वहाँ पे एक अटैक आ जाती है जो कि सीधे लू फेंग पे पड़ती है, और लू फेंग का सीधे सोल पे आकर टकराती है, और मानो उसके सोल को कोई भेद रहा हो, और एक इनविजिबल फोर्स आकर उसके वर्ल्ड लाइफ फोर्स पर अटैक कर देती है, जो कि असल में सेम टू सेम लाइफ डिप्रीविएशन टेक्निक की ही जैसे होती है, मतलब सोल को डिस्ट्रॉय करने वाली ही होती है। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, जो अटैक आती है वो लू फेंग का कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाती, क्योंकि लू फेंग ने अपनी 24 फेजर लाइफ फॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बना रखा था, और उसकी ऑलरेडी लाइफ फोर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी होती है, जिसके कारण उसे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो मरता गंभीर हवा हालात में नहीं होता है। लू फेंग भी सरप्राइज होता है थोड़ा सा कि यहाँ पे जोंगफू गॉड किंग्स की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल, मतलब ये अटैक जोंगफू गॉड किंग ने किया होता है। अब यहाँ पे हमें ग्रेट पाथ ऑफ लाइफ ओरिजिन्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, जो कि थोड़ी सी बकवास लगी, लेकिन सुन लो क्या ही कहा जा सकता है। अब बताया जाता है ग्रेट पार्ट ऑफ लाइफ ओरिजिन के बारे में कि इसको किसी ने अगर फुली मास्टर कर लिया तो इसकी पावर्स होगी वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी, सेम टू सेम लाइफ डिप्रीविएशन, मतलब किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। और ये अटैक से आप ना सिर्फ फिजिकल बॉडी पे बल्कि आप सोल्स पर भी अटैक कर सकते हैं। ये ग्रेट पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और सबकी पार्ट्स अलग अलग चीज़ें होती, मतलब कई और भी पार्ट्स होते हैं, और सब में बहुत सारी चीज़ें कॉमन्स होती हैं। जैसे आप किसी लाइफ के ही पार्ट को उठा कर ले आओ ना, जैसे ग्रेट डॉ ऑफ लाइफ को उठा लो तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं डेथ के पार्ट्स दिख जाएंगे। अगर आप डेट्स को उठा के ले आओ, मतलब ग्रेट डॉ ऑफ डेट को उठा के ले आओ, तो उसमें भी आपको लाइफ का कहीं ना कहीं अंश मिल ही जाएगा, मतलब सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते ही हैं। लेकिन बात करें तो डेथ की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है लाइफ की, क्योंकि लाइफ क्रिएट किया जाता है और उस क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें डेथ की जरूरत पड़ती है। इसी कारण अब जो ग्रेट पाथ होती है वो और भी ज़्यादा इंफीरियर हो जाती है, मतलब और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है जब वो किसी के सोल पे फोकस करे। लाइफ एंड डेथ के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, पाथ होती है। अब लू फेंग सोचता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ एंड काउजन इफेक्ट से उसकी अटैक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। यहाँ पे गॉड किंग जोंगफू को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने लू फेंग पे अपने उस पावर्स का अटैक किया होता है, लाइफ डिप्रीविएशन का अटैक किया होता है, लेकिन फिर भी वो हैरान हो जाता है कि लू फेंग को घंटाओं से फर्क नहीं पड़ा होता है, वो हैरान हो जाता है। अब लाइफ डिप्रीविएशन ऑलरेडी सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक होती है, किसी और बंदे पे यूज़ की जाती तो कम से कम कुछ ना कुछ तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन लू फेंग की तो वो बॉडी को हिला भी नहीं पाई थी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि लू फेंग की जो पावर्स होती है, जो रिजर्व होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, कोई भी डैमेज को आसानी से हील कर सकता है। इसी के साथ में हमें उस वोमेन को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तब स्माइल करते हुए कहती है कि देखा जोंगफू ने गॉड किंग अपने मूव को चढ़ लिया है, तो आखिरकार तुम ब्लैक रॉब स्ट्रॉन्गमैन मास्क में जो हो तुम आखिर क्यों नहीं दाव चल रहे हो। तो लू फेंग यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट में कहता, मतलब इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट लाइन यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मुझे डर है अगर मैंने यहाँ पे अपने दाव को चल दिया तो यहाँ पे तुम अपने दाव को चलने के लायक भी नहीं बचोगे। मतलब यहाँ पे वो खुलेआम सबको धमकी दे रहा होता कि देखो अगर मैंने अटैक किया ना तो तुम सबकी बोलती बंद हो जाएगी, तुम सब अटैक करने के लायक भी नहीं बचोगे। तो ये सुनकर वो वुमेन्स हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो काफी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो।
अब लू फेंग के पास भी ऑलरेडी पावर्स इतनी थी। अब भले ही यहाँ पे देखा जाए तो किसी के पास ट्रेजर्स नहीं थे, अगर यहाँ पे कोई ट्रेजर्स को भी लेकर आ जाता तो लू फेंग उससे घंटा नहीं डरने वाला था। और जबकि यहाँ पे इन सब के पास तो कोई ट्रेजर्स भी नहीं थे जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, तो लू फेंग तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। इसके साथ पल पर वुमेन को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि ठीक है चलो अपने दाव को चलो देखती हूँ कि आखिरकार तुम क्या कर पाते हैं। तो लू फेंग भी कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, और वो अपने पावर्स को यूज़ करता है। और एक ही झटके में दिखाया जाता है कि वहाँ पर अपने पावर्स को चल देता है। वहाँ पे जो वुमेन होती है और साथ में जंगफू होता है, उनके आंखों के सामने हमें दिखाया जाता है कि मानो उनकी दुनिया ही गायब हो गई थी। सामने कुछ नहीं सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, और वो सिर्फ सामने लू फेंग की वो बड़ी सी आंखें देख पाए। मतलब वो आपने देखा होगा असुरा गॉड टांगसेन में कैसे वहाँ पे अपीयर होते तो असुरा गॉड से वो अपने आंखों को ही दिखाते, वैसा सेम टू सेम नजारा यहाँ पर भी हुआ होता है। यहाँ पर भी उसने ऐसा ही दाव चले होते। लू फेंग असल में अपने ली वन टेक्निक को यूज कर रहा था। दिखाया जाता कि वहां पे उन सब की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, लू फेंग की सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं, और वहां पे तभी मैसिव स्टार्स उन सब पे अटैक करना शुरू कर देती हैं जो कि उन सब के मेंटल विल को क्रॉस करने के लिए बनाई गई होती है। और दोनों पर्पल मतलब वुमेन्स और गॉड किंग जोंगफू पे अटैक हो जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग की जो मेंटल विल होती है वो कंप्लीटली अनरिजर्व होती है, मतलब वो खुलेआम उसको यूज कर रहा होता है। और साथ में वो अपने ली वन टेक्निक मतलब वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे पावरफुल टेक्निक्स को अभी लू फेंग यूज कर रहा होता है जो कि विल पावर्स की होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लू फेंग अभी उन दोनों के आइडेंटिटी के बारे में उतना श्योर नहीं होता है, इसलिए लू फेंग अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं करता है। वो अभी भी दया दिखा रहा होता है, मतलब कि लू फेंग ने अपने ली वन टेक्निक को यूज तो किया लेकिन उसको फुल पावर्स पे यूज नहीं किया, वरना यहाँ पे वो भले ही अपने फुल पावर को यूज करता तो जोंग फैंग गॉड किंग्स को जरूर मार देता। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि पास्ट में लू फेंग ने जब भी ली वन टेक्निक को यूज किया था तो वो जिस पे भी यूज करता कंप्लीटली उन सबको मार देता, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ता, किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे आकर उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन लू फेंग उन सब के जो मेंटल विल को तोड़ने के बाद जो टूटे हुए पीसेज होते हैं उनको छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि जब तक उन सब के मेंटल विल के टूटे हुए पीसेज बचे हुए रहेंगे तब तक वो अपने आप को फिर से अपने क्लोन्स को रिक्रिएट कर सकते हैं और वो मारे नहीं जाएंगे। और लू फेंग इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पे लू फेंग अभी भी उन सबको ट्वेजेस के लिए कंप्लीट कर रहा था, ना कि मारने के लिए। और लू फेंग दया दिखा रहा था। और मेन बात तो ये थी कि लू फेंग उनको उनके मेन आइडेंटिटी को नहीं जानता था, और उसे ऐसा लग भी रहा था कि क्या पता ये दोनों मेंबर री इनकार्नेशन टावर के मेंबर हो सकते, मतलब संसारा बिल्डिंग के मेंबर्स हो सकते जिसको कि उसने ज्वाइन कर रखा है। इसी कारण लू फेंग ने उन सब पे अपनी फुल पावर से अटैक नहीं किया था। और दिखाया जाता है कि वहां पे एक जोर का धमाका होता है। लो ये थोड़ा स्लो लग रहा था उन सब के लिए क्योंकि उन सब के सामने से पूरी दुनिया ही गायब हो गई थी, लेकिन वो मेंटल अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। किंग जोंगफू के तो मानो उसकी पूरी की पूरी मेंटल विल ही क्रश हो जाती है। इंडीड यहाँ पे किंग जोंगफू की मानो मेंटल विल पूरी तरह से क्रश हो जाती है, मतलब फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। लेकिन लू फेंग उसके टूटे हुए फ्रैगमेंट्स को नहीं तोड़ता, मतलब वहां पे उसके फुल पावर से उस पर अटैक नहीं करता। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो पर्पल रॉ वाली बंदी भी उस अटैक को खाती है और वहां पे उसके फ्रैगमेंट्स भी टूटने बिखरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब वो स्टार्स जो कि लू फेंग ने अटैक किए होते हैं जो कि पर्पल लॉब से जाकर लगती है, लू फेंग को ऐसा महसूस होता है कि वो बंदी उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस से रोक रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसकी विल पावर काफी ज्यादा पावरफुल होगी और जोर का धमाका होता है। उसके माइंड और विल पावर्स में भी थोड़ी सी क्रैक्स तो पड़ती है, लेकिन वो भी समझ लो तो वो भी उसको सह लेती है। मेंटल विल पावर्स को आप लोग ऐसा समझ लो कि किसी के सोल पे अटैक किया जा रहा है, सोल को किसी चीज से प्रोटेक्ट किया गया है। अगर आप उस चीज को प्रोटेक्शन को तोड़ के अंदर वाली चीज को डिस्ट्रॉय कर दो तो वो बंदा मारा जाएगा। लेकिन अभी लू फेंग अपनी फुल पावर्स को तो यूज नहीं करा था, वो बस यहाँ पे उन सबको दिखाना चाहता था, उन सबको यहाँ से भगाना चाहता कि देख लो अगर तुमने नहीं मेरी बात मानी तो यहाँ पे तुम सबको मौत को गले लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ पे लू फेंग समझ जाता है कि इसकी जो माइंड विल है वो अभी गॉड किंग लेवल्स को सरपास नहीं किया, मतलब उस बंदी की माइंड पावर गॉड किंग लेवल को सरपास नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उसको विथस्टूड कर पा रहा होता है। जहाँ पे लू फेंग भी थोड़ा सा हैरान तो हो गया होता है, लेकिन क्या ही किया जाए। अब यहाँ पे वो समझ जाता है कि इसकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और साथ में इसकी विल पावर्स भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लू फेंग समझ जाता है कि ये जरूर अल्टीमेट हम लाइफ फॉर्म्स की होगी। जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अपने आप को
फिर से रिकवर करने लगती है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है लू फेंग जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये पर्पल रॉब वाली बंदी है कौन, जिसके साथ हमें गॉड किंग जोंगफू को दिखाया जाता है, जिसे ऐसा महसूस होता है मतलब वो बंदी की तो विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो रेसिस्ट कर लेती है, लेकिन क्या करे यहाँ पे गॉड किंग जोंगफू को ऐसा महसूस होता है कि वो अब मरने ही वाला है। और यहाँ पे उसे ऐसा लग रहा था कि वो डी किंग और या फिर फ्लेम एंचेस्टर को फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे उस अटैक्स लेवल की पावर इतनी थी कि वो एंशिएंट एम्प्रेस की जितनी चली गई होती है। और यहाँ पे बताया जाता है डी किंग और फ्लेम एंचेस्टर उन्होंने पहले भी अपने विल पावर्स का यूज करके उस पर अटैक किया होता है। फ्लेम एंचेस्टर वही यानफेंग एंशिएंट किंगडम के एंचेस्टर ही होते हैं। अब डी किंग और फ्लेम एंचेस्टर ने अपने कई सारे किलिंग मूव्स का भी यूज किए होते हैं, जिससे कि वो उसके सरफेस क्लोन्स और रिजरेक्शन वेसल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रखे होते हैं, जिससे उससे लू फेंग के पावर्स का अंदाजा हो जाता है। और यहाँ पे वो कहता है कि अगर इस बंदे ने मुझ पे दया नहीं दिखाई होती तो मेरी ये क्लोन आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो वहाँ से निकल पड़ता है, मतलब कि क्या ही कर सके, वो इतना ज़्यादा डर चुका था या फिर कह सकते हो लू फेंग का वो यहाँ पे थैंक यू कह रहा था और वो वहाँ से निकल जाता है कि यहाँ पे मुझे तुम सबसे नहीं लड़ना है, क्योंकि वो समझ जाता है कि सामने वाले बंदे की पावर्स काफ़ी ज़्यादा। वो कहता कि मैं हार मानता हूँ, मैं ड्रीम फ्रूट के लिए तुम सबसे फाइट नहीं करता, और वो वहाँ पे बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कैजुअल एस्केप टेक्निक्स को लेकर वहाँ से एस्केप मतलब भाग जाता है। जिसके बाद बचते हैं तो वहाँ पे लू फेंग और वही पर्पल रॉब वाली बंदी जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ने अपने ली वन टेक्निक्स को तो यूज़ कर दिया होता है, लेकिन क्या कर सके उस वुमेन्स को भी उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है, लेकिन उसे यहाँ पे महसूस हो रहा था कि ये पर्पल मतलब वुमेन्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब यहाँ पे लू फेंग भी तैयार हो जाता अपने दूसरे अटैक्स को यूज़ करने के लिए, जो कि ली वन टेक्निक से डिफरेंट टेक्निक्स होने वाली होती है, जहाँ पे लू फेंग के हमें अटैक्स के बारे में बताया जाता है कि लू फेंग की जो मोस्ट फेमिलियर अटैक्स होती है वो विल ऑफ स्टार्स होती है, जो कि असल में विल लाइट ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अटैक कर सकती है। अब लू फेंग तो यहाँ पे हैरान था कि उसने अपने उसके मेंटल स्ट्रेन अटैक्स को रोक रखा होता है, तो लू फेंग को दूसरी किसी और चीज़ को चाहिए होती है, जिसके साथ हमें उसी बंदी को दिखाया जाता है जो कहती है इम्प्रेसिव, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल हो, अल्दो मैंने कोई भी ट्रेजर्स को कैरी नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी मेरे तुमने इस क्लोन्स को जो कि अब मेरे 70% स्ट्रेंथ को रखा हुआ है उसको हैरान कर दिया, जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। अब लू फेंग भी उसकी तरफ स्माइल कर कर कहता है और कहता है कि तुमने भी सही कहा। फिर से बात वो वुमेन फिर से कहती है कि तुमने अपने विल गॉड मतलब विल पावर्स को गॉड किंग लेवल्स के बियॉन्ड ले आया है, और जिन कॉन्टिनेंट में ऐसे कुछ ही गिने चुने हैं जैसे डी किंग, डेमिंग और लॉर्ड ऑफ द 10,000 रियम्स, लेकिन तुम इन तीनों में से तो कोई नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और नया एग्जिस्टेंस आने वाला है जो कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आ गया है, जो कि टहलका मचाने वाला है। लू फेंग भी उसकी तरफ देखकर कहता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा एरोगेंट हो गया हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इवन दो तुम्हारे पास अल्टीमेट लेवल्स की विल पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे अटैक्स को इतनी आसानी से रोक दिया है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करते हुए नहीं ठक रहा हूँ, तुम फिर भी इसको स्ट्रेंथ को रोक पा रहे हो। और यहाँ पे अभी के फिलहाल वुमेन भी कहती है कि तुमने सही कहा, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता कि अभी कौन जीतने वाला है। और वो यहाँ पे कहता है कि मैंने अभी सिर्फ अपने पावर्स को यूज़ किया है। जिसके बाद वो बंदी कहती है कि मेरे पास भी एक अटैक है, तो चलो मैं भी क्यों ना अपने अटैक्स को यूज़ करूँ। मतलब कह सकते हो यहाँ पे उतनी भयंकर लेवल वाली फाइट दिखाई नहीं गई है, मतलब नॉर्मल फाइट जो कि स्पारिंग मैच होती है कि अगर मैंने तुमको हरा दिया, तुम मेरे पावर से हैरान हो गए तो तुम यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है लू फेंग भी कहता है चलो दिखाओ। अब ये सुनकर वो भी तैयार हो जाते हैं, वहाँ पे अपने पावरफुल मेंटल अटैक से उस पर अटैक कर देती है और इनविजिबल अटैक आके लू फेंग पे सीधे लगती है। लू फेंग की फिजिकल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है उस अटैक से, लेकिन क्या करे वहाँ पे लू फेंग को सिर्फ एक चीज़, जैसे कोई आप अटैक्स करते हो, जैसे कोई बॉडी कोई शॉर्ट से अटैक करते हो तो आपके बॉडी पे कट लगती है, विल पावर से अटैक करते हो तो आपके सोल पे अटैक्स होती है, वैसा नहीं हो। यहाँ पे मिक्स टाइप के वेरियस लेवल्स के अटैक्स आते हैं, जैसे मटेरियल अटैक्स, एनर्जी अटैक्स, ऑपरेशंस अटैक्स, बॉडी पे अटैक्स और विल पावर से भी अटैक्स आने लगते हैं। मतलब कि बहुत तरीक़ों से अटैक्स आने लगते हैं जहाँ पे उस बंदी ने इस अटैक को चला होता है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। फिर से दिखाया जाता है कि लू फेंग की जो पावर्स होती हैं, जो
बॉडी होती है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जिसके कारण ये सारे अटैक्स उसका घंटा नहीं कुछ बिगाड़ पाते हैं। वो अटैक्स होकर डैमेज तो होते हैं लेकिन क्या ही कर सके, वो फिर से हील हो चुके होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लूफे ने उसको रोक भी लिया होता है, जिसके कारण दिखाया जाता है वुमेन्स को, जो इस चीज़ को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे भी अंदाजा हो जाता है कि सामने वाले बंदे जो कि मास्क में लगाए हुए हैं वो कमज़ोर तो नहीं है। लूफेंग भी उसकी तरफ देख कर कहता है कि मैंने भी तुम्हारे एक मूव्स को विद स्टैंड कर लिया, तुमने भी मेरे एक मूव को विद स्टैंड कर लिया। जिसके बाद लूफेंग अपने अटैक्स को निकालता है ताकि वो अपने अटैक्स को चल सके, और तभी लूफेंग अपने फिंगर में से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकालता है, जहां पर लूफेंग अपने इसी ड्रॉप ऑफ ब्लड की पावर्स को यूज करने वाला होता है। इसके साथ दिखाया जाता है उस ड्रॉप ऑफ ब्लड को, जो कि असल में उसकी पावरफुल क्लोन्स की 1/10 रिजर्व्स को कंटेन कर रही होती है। और जैसे ही वो वुमेन उस ब्लड ड्रॉप को देखती है, मानो उस ब्लड ड्रॉप को देखते ही उसके दिल में डर बैठ जाता है, मतलब वो कहते हैं ना चिलनेस जो कि ठंड आ जाती है और आपके दिल में भय आने लगता है, डरने लगते हो। सेम टू सेम वैसा ही उस वुमेन्स को महसूस होने लगता है। और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये ड्रॉप ऑफ ब्लड क्या होती है। असल में जब लूफेंग ने स्टार टावर्स में वहाँ पे ब्लड कलर स्केल्स को देखा होता है, उसको पढ़ा होता है, तो वहाँ पे लूफेंग ने अपने इस टेक्निक्स को बनाया होता है। लूफेंग ऑलरेडी अपने आप को 9 ब्रांचेस जो कि लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड होते हैं उसको सीखना चाहता था। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता रखा है कि कैसे लूफेंग ने 7 ब्रांचेस को सीख रखा होता है, जहां पर लूफेंग अभी भी ब्लड कलर्स स्केल्स के सीक्रेट पैटर्न्स को सीखना चाहता था, लेकिन अभी तक लूफेंग ने सिर्फ 7 ब्रांचेस सीक्रेट टेक्निक्स को फ्यूज करना ही सीख पाया होता है। और अभी के फिलहाल में लूफेंग जो अपने ब्लड को यूज कर रहा होता है, असल में वही 7 ब्रांच फ्यूजन टेक्निक ए ड्रॉप ऑफ ब्लड होता है, जो कि असल में काफी ज्यादा ऑलरेडी टेरिफाइंग होती है। और लूफेंग अपने मेंटल कंट्रोल के लिमिट पे भी आ चुका होता है और जानता था कि ये सारे टेक्निक्स उसको हराने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए लूफेंग ने अपने ड्रॉप ऑफ ब्लड्स को निकाला होता है और सडनली उसी ड्रॉप ऑफ ब्लड से वो उसी वुमेन पे अटैक कर देता है। और दिखाया जाता है जैसे ही वो ड्रॉप ऑफ ब्लड उस वुमेन की कांटेक्ट में आती है, उसकी बॉडी इरोड होना शुरू हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी को छलनी करना शुरू कर देती है, उसकी हर एक लाइफ स्ट्रक्चर को तोड़ने लगी होती है। और दिखाया जाता है कि उसकी लाइफ स्ट्रक्चर कंप्लीटली इरोड भी हो चुकी होती है। और समझ लो तो लूफेंग की जो ब्लड पावर से किसी वेनम की तरह उसके पूरे बॉडी पे चढ़ने लगते, उसको इरोड करना शुरू कर देती है, जो कि असल में उसको डिवॉर करने की कोशिश कर रही थी, जिसको देखकर पर्पल ऑफ वेमन भी हैरान हो जाती है कि ये तो मुझे डिवॉर कर रही है, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर ये पावर्स तो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। जिसको देखकर तो वो भी कहती है कि ये ऑलरेडी मेरे ऑर्डिनरी अल्टीमेट वालम सीक्रेट टेक्निक्स को सरपास कर चुकी है और ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। अब लूफेंग ने जिस टेक्निक को यूज़ किया था वो सच में एक अल्टीमेट लेवल्स की टेक्निक होती है, क्योंकि इस बंदी की पावर्स भी उतनी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी लूफेंग ने अपने अटैक से इसको हैरान कर दिया होता है। यहाँ पे लूफेंग ऐसे ही कंटिन्यूसली अटैक करे तो वो बंदी क्या ही कर सकती थी, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो भी ज़्यादा देर तक उसको नहीं सह पा रही होती है और वो लूफेंग की तरफ देखते हुए कहती है, इम्प्रेसिव, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव कर रहे हो, तुम्हारी पावर्स तो सच में काफ़ी ज़्यादा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से निकल पड़ती, मतलब उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे अपने क्लोन से इस बंदे को हरा पाना आसान नहीं है, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास भी एक क्लोन से। अब जैसे वो वहाँ से निकलती है सारी चीज़ें गायब हो जाती है और लूफेंग वहाँ पे बचता है। अब देखो उसके जाने के बाद ही वहाँ पे जो लूफेंग ने अपने ब्लड ऑफ ड्रॉप को यूज़ किया होता है वो भी वही रह जाता है, क्योंकि वो निकलने के बाद वहाँ पे वो ब्लड ऑफ ड्रॉप वहीं पे रह जाता है, उसकी बॉडी से निकल जाता है। लूफेंग अपने उसी ब्लड ऑफ ड्रॉप को रख लेता है। जिसके बाद लूफेंग अपने बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मेरे ली 1 टेक्निक और साथ में 7 ब्रांच सीक्रेट टेक्निक जिसमें मैंने ब्लड ड्रॉप को मिलाया, तब जाके मैंने अपने इस पावर से उस बंदी के ही क्लोन्स को भगा पाया। और यहाँ पे वो सिर्फ जाते हुए देख रहा था कि जो कि वो वुमेन कौन है, और अभी भी वो नहीं जानता कि आखिरकार वो वुमेन के पीछे का असली सच कौन है और वो है कौन। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो वहाँ से निकल पड़ती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। और आखिरकार लूफेंग जब उसको लेने जाएगा तो क्या वहाँ पे कोई और बीच में आकर टांग तो नहीं लगा देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।